नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। कैसे हम नवपाषाण काल तक पहुंचे, वहां तक की यात्रा तो हम पहले ही कर चुके हैं। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून भी कह देते हैं, उसमें क्या है, क्या दिक्कत है। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं उससे आगे की, और आशा और उम्मीद है कि शायद पिछले जो पढ़ा है हमने उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि है तो जरूर मुझसे शेयर करिए, मैं आपका वेट करता हूं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से थोड़ा सा फीवर था कल, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। और उस दिन भी 8:30 बजे जब ले रहा था आपकी क्लास 8:15 से, तब भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। और आप लोगों ने, किसी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर था। ये थोड़ा सा स्मार्टनेस, ज़्यादा अपने आप को वीर जवान समझने का धोखा। ठीक है। हाँ, पहले से ठीक हूँ। ठीक है, कल थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य तो उस दिन भी ठीक नहीं थे, 8:15 बजे क्लास ले रहे थे, पर पता नहीं क्यों चल ले गया जोश जोश में। और फिर वो जोश जो है वो ठीक नहीं रहा फिर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण युग, हम एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं। आग की खोज बता दी थी। खोज तो हम देखें तो आग के बारे में पहले से पता था, परंतु आग का प्रयोग भोजन बनाने या अपने लिए करना नवपाषाण काल से शुरू। उसके पहले आग के बारे में पता है, मध्य पाषाण में भी उनको आग के बारे में पता है। अच्छा, हाँ, राकेश आपने बोला था, थैंक्स राकेश। राकेश इंटेलिजेंट है भाई, राकेश की सलाह मानना चाहिए। तो नवपाषाण काल क्या है? पाषाण युग का अंतिम चरण है। पाषाण युग का अंतिम चरण, पाषाण युग का अंतिम चरण है ये नवपाषाण। लेकिन सबसे विकसित, सबसे विकसित चरण है। हिस्ट्री को पढ़ने का बेस्ट वे। हिस्ट्री को पढ़ने का बेस्ट वे क्या आप मुझसे पढ़िए? इससे बेस्ट वे कुछ है नहीं है। मैं पहले ठीक हूँ मनोज कुमार। नैन्सी, हिस्ट्री को पढ़ने का किसी ने पूछा बेस्ट वे क्या? आज तक तो मुझसे पूछा नहीं किसी ने। तो बेस्ट वे मैं हूँ, उससे पढ़ लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हिस्ट्री कब शुरू हुई थी, कब खत्म हो गई, कब दिमाग के अंदर चली गई और एग्जाम में पूरा परिणाम लेकर आ गई। नोट्स और बुक्स के लिए सभा में कई बार बता चुका हूं, तो बार बार उसी की बात ना करें। सब कुछ बता चुका हूं नोट्स बुक के लिए। आप मेरा पहली क्लास देखिए, दूसरी क्लास देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। लेकिन सबसे विकसित है, सबसे विकसित पाषाण युग का अंतिम चरण है। नहीं नहीं, ठीक है। अब इस चरण में क्या हो रहा है? सबसे पहले कृषि आ रही है, कृषि प्रारंभ हो गई। पहली बार खेती करना शुरू कर दिया। पहली बार क्या होगा? खेती करना शुरू कर दिया गया। जो लोग कभी खाद्य संग्राहक थे, अब वो खाद्य उत्पादक बन गए। अब मनुष्य खाद्य संग्राहक से उत्पादक बन गया। जो खाना ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करता था, अब वो खाना उत्पादन करने वाला बन गया। कृषि करना है तो एक जगह रहने पड़ेगा, तो खाना बदोश, जिसको हम कहते हैं घुमंतु, खाना बदोश और घुमंतु अब स्थायी जीवन जीने लगे, स्थायी जीवन की ओर चल पड़े।
खाना बदोश, और ये लोग स्थायी जीवन को चले लगे और अब आवश्यकता पड़ गई निवास की। निवास स्थान यानी घर बनना शुरू हो गए। अब लोग कभी गुफाओं में रहने वाले, कभी पेड़ों की मचान में रहने वाले लोग अब अपना घर बनाने लगे, पत्थरों को जोड़कर, मिट्टी को जोड़कर, कीचड़ से गोलाकार, आयताकार घर बनना इस काल में प्रारंभ हो गए। जब घर बनेंगे तो आसपास का पड़ोस भी होगा, सामने कोई रह रहा होगा, कोई यहां रह रहा होगा, तो एक दूसरे से मेल जोल, परिवार आ जाएगा, सामुदायिक भाव आ जाएगा। सामुदायिक भाव, परिवार आएगा और सामुदायिक भाव आ जाएगा। परिवार आएगा और सामुदायिक भाव आएगा। अगला मुद्दा क्या होगा? अगर आपको कृषि करनी है तो आपको पशु चाहिए। कृषि करने के लिए पशु चाहिए, पशु के लिए बैल चाहिए, और बैल और गाय चाहिए। सुरक्षा करने के लिए कुत्ता भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पशुओं को पहले पालतू नहीं बनाते थे, पशु पहले भी पालतू बनने लगे, पर अब पशु को पालना और पशुओं को चराना बहुत व्यापक हो गया। समझ में आ रही बात आपको? सभ्यता का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पशुपालन व्यापक हो गया। इस काल में क्या हुआ? पशुपालन व्यापक हो गया और अब लोगों के पास धीरे धीरे स्थायी जीवन आया, एक दूसरे से जुड़ने लगे और पॉलिश टूल्स, उपकरण आए, यानी टूल्स आ गए, पॉलिश उपकरण आ गए। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी इसी समय आए। मृदभांड का प्रयोग होना इस समय शुरू हो गया और धीरे धीरे अब उनमें मृदभांड से क्या हुआ कि उसमें अनाज रखने का काम भी शुरू हो गया। अब अनाज रखना है, बीज बनाना, ये सब काम इस समय शुरू हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, तो नवपाषाण काल में और क्या हो रहा, थोड़ा सा और अच्छे दृष्टिकोण से लिख लेते हैं। यहां एक मिनट जगह नहीं है। यहां कृषि, कृषि किसकी बात चल रही? नवपाषाण, नवपाषाण काल। वो आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने, पिछली वाली स्लाइड है ना, वो आपको समझाने के लिए थे। अब जो नोट हो जाता है आपके साथ में। ओके 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 ओके। तो कृषि में क्या हो रहा था? रागी, कुल्थी, चावल, कपास, जौ, इसकी खेती शुरू हो गई। इसकी खेती क्या हो गई? शुरू हो गई। वस्त्र आ गए। ये जब
कपास होगा, वस्त्र भी जाएंगे। आग का प्रयोग भोजन को पकाने में होने लगा। आग का प्रयोग किसमें हुआ? भोजन को पकाने। लोग आयताकार आयताकार एवं गोलाकार घरों में रहते थे जो मिट्टी के बने थे। जो मिट्टी के बने थे। सामुदायिक जीवन हुआ। जीवन संभवतः पुनर्जन्म एवं आत्मा को मानते थे। पुनर्जन्म और आत्मा को मानते थे। हंस क्यों रहे भाई, क्या हो गया? चलिए आगे चलते हैं फिर। रुक जाना नहीं, हार के है ना, रुकना नहीं। अब यहां तो रुकना पड़ेगा। न्यूलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लोबाक ने अपनी पुस्तक प्री पैरागितिहासिक थीम्स, वैसे इस पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक थीम, प्री हिस्टोरिक थीम्स, इस पुस्तक में उन्होंने जो किया। डब्ल्यू गार्डन चाइल्ड ने इसे नियोलिथिक क्रांति कहा है। नवपाषाण काल का खोजा गया प्रथम स्थल लिंगासुर जो डॉक्टर प्राइम रोज ने 1824 में खोजा था। अब तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा।
सर हिस्ट्री को याद कैसे करें, बहुत डेटा है इसमें। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है नैन्सी इसमें डेटा नहीं है? मुझे वो सब्जेक्ट बता दीजिए, इसमें डेटा नहीं है। सब में डेटा है। नैन्सी सब में डेटा है, धीरे धीरे सब याद होता है, तो सब पेशेंस रखना चाहिए। एक कहावत कही जाती है हिंदी में, आज बनिया कल सेठ। कि आज आपने दुकान खोली, उद्घाटन कराया, कल पूरे नगर के सेठ हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, तो समय लगता है। धीरे धीरे आप वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे आपको याद होता है। आज से 6 महीने बाद आपको पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी, आप बोलेंगे कैसे हो गया। टेंशन मत लीजिए भाई, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, चलिए। अंतिम संस्कार की विधि। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? एक होती थी पहली शिष्ट विधि। शिष्ट विधि में एक बॉक्स होता था, ऐसा डब्बा होता था, और डब्बे के अंदर, डब्बे मतलब डब्बे जैसा गड्ढा करते थे, और फिर उसमें किसी को दफना दिया जाता। सर्कल विधि में एक गोलाकार गड्ढा बनाया जाता था, इस गोलाकार गड्ढा में किसी को दफना दिया जाता, ऐसे दफना दिया। केन सर्किल, पहले उसका अंतिम संस्कार करते थे, जो राख बचती थी उसको एक डब्बे में रखकर, ऐसे डब्बे में रखकर उस डब्बे को गड़ा दिया जाता। ये केन सर्किल विधि कहलाती। ठीक है, उसको केन सर्कल विधि के नाम से जाना जाता था। 3 तरह की अंतिम संस्कार की विधियां होती थी। चलिए, ये वो जगह है जहां जहां सर स्थल मिले न्यूलिथिक के। ठीक है, इन न्यूलिथिक की जगह को देख लीजिएगा आप। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नवपाषाण काल के स्थल। नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से स्थल हैं, जरा उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेहरगढ़, क्योंकि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं, यहीं से बलूचिस्तान को खाना प्राप्त होता है। यहीं से बलूचिस्तान को खाना प्राप्त होता है इसको। ठीक है, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। रोटी की टोकरी कहते हैं। मेहरगढ़ जो है, इसकी खोजकर्ता चे फ्रैंकोइस चे फ्रैंकोइस ने इसकी खोज करने का काम किया। यहां गेहूं गेहूं मिलता है, जौ और कपास मिलता है। ये खेती के साक्ष्य मिलते हैं। 7000 BCE की इतने पुराने साक्ष्य मिलते हैं खेती के मेहरगढ़ से। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर हम चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में दो स्थल मिलते हैं, गुफ कराल और दूसरा होता है बुर्ज होम। चलिए, एक होता है गुफ कराल, दूसरा होता है बुर्ज होम। क्या होगा आपस में, क्या चल रहा है सब? इतनी अच्छी बातें करते हैं, हिस्ट्री के अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ता है, नो डाउट पढ़ना पड़ता है भाई, सिलेबस में तो पढ़ना, पर उसका डिस्कशन हिस्ट्री क्लास में क्यों किया जाता है? इसका तो पॉलिटी क्लास में क्या हिस्ट्री होता है, या ज्योग्राफी क्लास में इकोनॉमी डिस्कस करते हैं? धन्य है, इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम। बुर्ज होम, इसकी खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता टैरा एवं पीटरसन। टैरा एवं पीटरसन है। यहां गर्त आवास मिलते हैं। गर्त आवास मतलब होता है गड्ढे में, जमीन के अंदर लोग रहते हैं। दूसरा क्या है यहां पर? यहां एक कब्र में, एक ही कब्र में कुत्ता और एक व्यक्ति को दफनाया गया है। कुत्ता और एक व्यक्ति को उसी कब्र में दफनाया गया। इसमें बुर्ज होम से ऐसे प्रमाण मिलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोल्डीवा। कोल्डीवा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। कोल्डीवा, कोल्डीवा कहां मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये जो समय है ये 6500 बीसी का है, मतलब पुराना तो अभी भी 7000 वाला है, पर ये चावल की खेती का है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इससे पहले चावल की खेती का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? इसके बाद चावल, क्योंकि उसके पहले जो खेती हो रही है वो क्या चल रही है? गेहूं की, जौ की और कपास की। चलिए आगे चलते हैं। अब एक डॉग और एक ह्यूमन ऐसा क्यों करते थे? शायद वो उसका मालिक होगा, हम देखो अनुमान लगा रहे हैं नैन्सी, या हो सकता है उस व्यक्ति, उसी कुत्ते ने काटा हो, दोनों, कुत्ता भी मर गया हो, व्यक्ति भी मर गया, दोनों बोला भाई बीमारी, दोनों को दफना दो, शायद। पर एक अच्छी चीज बताते हैं आपको, एक बढ़िया चीज, मजा आएगा आपको। दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पीटी में। एक आ जा सकता है नौपाषाण,
एक प्रश्न आ सकता है हड़प्पा, नवपाषाण काल में कुत्ता प्लस मानव एक ही कब्र में, कहां से मिला है? बुर्ज होम्स। अगर यही प्रश्न हड़प्पा में पूछा जाए कि हड़प्पा में कुत्ता और मानव एक ही कब्र में, ये कहां से मिला है? तो ये रोपड़ से मिला है। एग्जाम में बड़े ध्यान से समझना है कि किस काल का पूछा गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है करण सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एग्जाम में बड़ा ध्यान देना है। तो आप बोले सर आप तो बुरझोम बताए थे, हम रोपड़ लगा दिए, वहां उत्तर रोपड़ था, क्या करवा रहे हैं सर आप? पूछा किस काल का है? नवपाषाण काल में बुरझुम और हड़प्पा काल में रोपड़। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, रुकना नहीं है। लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी। ये बात चल रही है 9000 बीसीई की, मतलब मेहरगढ़ से भी पुरानी, मेहरगढ़ से भी पुरानी यहां से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं की खेती के साक्ष्य। चौपानी मांडो यूपी। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा घर मिलता है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा एक घर चौपानी मांडो से मिलता है। क्लियर? बिहार एक जगह चिरांद, यहां पर नवपाषाण काल के अवशेष मिलते। ठीक है, असम, असम में भी दो जगह मिलती है, ताओ चाली हार्डिंग, ताओ जाली हार्डिंग हार्डिंग एवं तारू तारू उड़ीसा। अब उड़ीसा को ओडिशा कहने लगे हैं। यहां कुचई नाम की जगह है, कुचई नाम की है। तमिलनाडु, पय्यम पल्ली। आंध्र प्रदेश, उतनूर। नागार्जुनी कोंडा, उतनूर और नागार्जुनी कोंडा। कर्नाटक, मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल,
सारे, चिरांद एक जगह का नाम है, चिरांद एक जगह का नाम है, चिरांद एक जगह, चिरांद एक स्थल है, एक स्थल। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, है ना। इसमें बहुत कुछ याद करने वाली बात नहीं है। अभी नैन्सी पूछ रही थी ना सारा फैक्ट याद कैसे करें, नैन्सी इन सबको मैप में कन्वर्ट कर दें, और मैंने मैप आपको दिया हुआ है, आप ध्यान देंगी तो पूरा मैप आपको मिल जाएगा। तो कुचई भी बना हुआ है, सारू तारू भी बना हुआ है, दाऊ जाली हार्डिंग भी बना हुआ है, मस्की भी है, संगन कल्लू भी है, नागार्जुनी कोंडा भी है, हल्लूर भी है, सब बना हुआ है। ठीक, दाऊ जाली हार्डिंग, ये सारी जितनी भी बात की हमने, ये सारे स्थल हैं। दाऊ जाली हार्डिंग एक स्थान का नाम है, एक स्थान का, एक जगह है। ये सारी जगह है, सारी जगह के नाम है, सारे स्थल के नाम है, जगहों के नाम। ठीक, अरे चावल की खेती के लिए कोल्डीहवा है, ये लिखा है कोल्डीहवा, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक नई सभ्यता की जिसका नाम है ताम्र पाषाणिक सभ्यता। इसका नाम ताम्र पाषाणिक इसलिए है क्योंकि इसमें तांबा और पत्थर को मिलाकर प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ताम्र पाषाणिक सभ्यता। इसका नाम ताम्र पाषाणिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता में तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु तांबा थी।
सबसे पहले जो धातु का प्रयोग करने वाला मानव था वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। इस काल में जितने भी हथियार हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, वो अधिकतर तांबे के बने हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहते हैं। अगर आप इस सभ्यता को देखते हैं, सभ्यता का जो समय है वो लगभग 2000 बीसीई से लेकर 700 बीसीई तक है। सिंधु सभ्यता के समकालीन है। एक तरफ सिंधु सभ्यता चल रही है और एक तरफ साथ साथ ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी चल रही है। ठीक है, यह सभ्यता पूर्व एवं ऐसा लिख रहे पूर्व हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा में भी मिलती है। इस समय मिलती, इस समय में मिलती, इस समय में। इसमें जो बर्तन बन रहे हैं, बर्तन, उपकरण, वो किसके बने हैं? तांबे के बने, मिट्टी के बने हैं। मिट्टी ना बोल के उसको मैं बोलूंगा टेराकोटा के बने हैं। टेराकोटा। अभी टेराकोटा क्या होता है? आग में पकाई गई मिट्टी, आग में पकाई गई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते हैं। साथ ही साथ बर्तन सिरेमिक के भी बने हैं। सिरेमिक के भी बने हैं। पूरी जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। इसमें कोई नगरीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता, ग्रामीण सभ्यता है। लिख लीजिए इसको। चलिए, अब ये सभ्यता कहां कहां मिलती है, एक बार थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि सभ्यता कहां कहां मिलती। ये जो सभ्यता है भारत में किस किस स्थानों पर मिलती है, तो अगर हम स्थान देखें तो गिलुंद में मिलती है, आहाड़ में मिलती है, बालाथल मतलब राजस्थान के एरिया में मिलती है, गुजरात के एरिया में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में मिलती है, बिहार में मिलती है और दक्षिण भारत में मिलती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी मिलती है। ठीक है, क्या बोले सर? हड़प्पा 2000 बीसी की है और कांसा उसमें प्रयोग हुआ था, फिर तांबा पहली वस्तु कैसे हुई?
देखिए श्रीमान, जब हड़प्पा सभ्यता आई तो प्रारंभ में ही जो भी पढ़ाते हैं से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया करिए, आंसर विद पहले कंटेंट। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर ठाकुर भरद्वाज। देखिए ठाकुर भरद्वाज, प्रारंभ में सीधे सीधे कांसे का प्रयोग नहीं किया गया। कांसे का प्रयोग तब किया गया जब हड़प्पा अपनी उन्नत अवस्था में पहुंच गई। ठीक है, तो उस उन्नत अवस्था के पश्चात ही उसमें कांसे का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में वो भी तांबे का ही प्रयोग करते थे, इसलिए मनुष्य द्वारा पहली प्रयोग की गई धातु तांबा है। और चलो अगर आपकी बात को लॉजिकल मान लिया भी जाए, सुनना ध्यान से ठाकुर भरद्वाज, आपकी बात को लॉजिकल चलो मान भी लिया जाए, कांसा पहली बात तो धातु नहीं है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनती है। तो मैंने बोला धातु, तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा है। और अगर पूछे पहली मिश्र धातु कौन सी है, तो फिर कांसा ले लीजिएगा आप। कांसा धातु, अधातु भी नहीं मेरे भाई अभिषेक यादव। कांसा मिश्र धातु, अधातु नहीं है। अधातु वो होती है जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो अधातु होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब कहलाते हैं आपके अधातु समूह। क्लियर है? और एस ब्लॉक के तत्व धातु कहलाते। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु कहलाते। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकल, ये सब कहलाते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा तुषार, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं काफी दूर से देख रहा हूँ स्क्रीन, इसलिए मैं टी समझ के वो और आर समझ के ठाकुर बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, भारद्वाज आपका गोत्र होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन जगहों पर ये सभ्यता देखने को मिलती है हमको। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सभ्यता किन किन स्थलों पर पाई गई, कहां कहां। तो इस सभ्यता के बारे में बात करें तो ये सभ्यता मिलती हमको राजस्थान में। राजस्थान में सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, आहार सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका डिटेल देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये चार्ट भी याद है तो आप समझ लीजिए ताम्र पाषाण के आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलती है कायथा और मालवा सभ्यता। कायथा और मालवा। फिर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मिलती है चोरवे और सावलदा। फिर चलते हैं गुजरात। गुजरात में मिलती है रंगपुर और प्रभास पाटन। पांचवा, ये सभ्यता पूर्वी भारत। छठवा दक्षिणी भारत में मिलती, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में। ठीक है, चलिए, तो तुषार क्लियर है? आहार और गणेश्वर लिखा है मैंने, गिलिंद नहीं लिखा है। आहार और गणेश्वर लिखा है मैंने, गिलिंद कहां लिख दिया है? थोड़ा ध्यान रखेंगे अभिषेक, गिलिंद भी आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, अब मेरा नाम लेते हैं प्रवीण। अच्छा, चलिए, जैसा नाम हो वैसा काम करें आप, बहुत अच्छी खुशी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार सभ्यता की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आहार सभ्यता की बात। कहां मिलती है आहार सभ्यता? राजस्थान। राजस्थान में है आहार। आहार या आहाड़, इसे हम कहते हैं आहार या आहाड़ सभ्यता के नाम से। अगर हम इस सभ्यता के बारे में देखें तो ये बनास एवं बेड़च, राजस्थान की छोटी सी नदी है, बेड़च नदी घाटी में है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, एग्जाम में बहुत ही कम होगा जो पूछा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास नदी के यहां है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्लियर है? प्राचीन नाम क्या है इसका? आहाड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती है। तांबा मिला है इसलिए इसको ताम्रवती कहते हैं। खोजकर्ता पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने खोज की। यहां मिट्टी का हाथी, टेराकोटा बैल मिला है, इसे ही हम बनास बैल कहते हैं। प्रश्न आता है, ये कह पाना बड़ा कठिन है मोनिका चौधरी कि वो आपस में एक दूसरे को जानते थे कि नहीं जानते थे, बड़ा कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तियां तो वही थी। पहला, सुनना मेरी बात ध्यान से। दूसरा, हड़प्पा के लोग यदि कांसा बनाते थे तो तांबा लाते कहां से? इसका मतलब कहीं ना कहीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से उनका संबंध अवश्य रहा होगा। फिर दूसरा प्रश्न इसमें उठता है मोनिका चौधरी कि अगर संबंध था तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां अपने आप को कांस्युगीन सभ्यता में क्यों नहीं बदल गई? क्यों ग्रामीण बनी रही? ये शहरी क्यों नहीं बन गई? ऐसे बहुत सारे अनुत्तरणीय प्रश्न हैं। जैसे जैसे खोज होगी, जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हम लिपि पढ़ लेंगे, तब हम कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अन्यथा हम ऐसे ही प्रश्न लगाते रहेंगे और मैं पूरी तरह उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? अब जो आहार सभ्यता है, इस आहार सभ्यता में एक तो आहार आता है, दूसरा बालाथल आता है, तीसरा गिलंद आता है, चौथा ओजियाना आता है। इन चारों को मिलाकर हम कहते हैं आहार बनास परिसर, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यही आहार संस्कृति के केंद्र है। ये स्थल, ये आहार संस्कृति के स्थल हैं, जिसमें से एक आहार है, एक बालाथल है, एक गिलुंद है और एक ओजियाना है। ओजियाना ये स्थल है। ये किस जगह पर है? ये बनास नदी आपको दिख रही होगी, बनास नदी के कॉम्प्लेक्स में। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए, एक और जगह यहां राजस्थान में मिलती है, वो है गणेश्वर। बड़ी जगह है गणेश्वर, कांताली नदी के किनारे है। इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कारता का पुष्कर कहते हैं। एवं एवं इसका चनक भी कहते हैं, क्योंकि यहां से हमें तांबे के इतनी सारी चीजें मिली हैं, एक बड़ा ढेर मिला है। यहां तांबे के बाण एवं मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने क्या मिला है? कांटा मिला है। बनास और बेड़च, तुषार उस नदी का नाम था बेड़च। ये लिखा बेड़च, ये लिखा बेड़च, बेड़च नदी। मोनिका का प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अभी बहुत खोज बाकी है मोनिका भी। चलिए, पहाड़ तो लिख ही चुके हैं आप, राजस्थान भी लिख चुके हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा मैप में क्लियर नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में लिखा है कायथा, तो ये है कायथा, ये है वो जगह कायथा। मध्य प्रदेश की जगह की बात की जा रही है, कायथा बड़ी प्रसिद्ध जगह है कायथा। काली सिंध नदी के किनारे है, सिंध के किनारे है। अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको उज्जैन जाना पड़ेगा, उज्जैन जिला जाना पड़ेगा, जहां पर इसको देख सकते। ठीक है, इसकी खोज तो जब मैं लिखता हूं और आप साथ साथ लिखते हो ना, तो आप सुनते नहीं हो। अपनी साइकोलॉजी को समझना जरा। जब आप मेरे साथ साथ लिखते हो, कर तो अच्छा काम रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, कोर्स जल्दी करा रहे हो, पर आप मेरी बात नहीं सुनते, आप लिखने पर फोकस करते, तो समझने में कई बार एरर होती है। कई बार आप बोलोगे सर याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं उसको सुनोगे, समझोगे, फिर लिखोगे, थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, पर आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, कि दो दो बार होगा, ऐसे में एक ही बार हो रहा है। विचार करके देखिए। ठीक है, तो बेकार भागने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। कोर्स आपका टाइम से होगा, 18-20 क्लास में मैंने पहले दिन बोला था, खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ना भागम भाग होगी ना कुछ होगी, ये हमारा एक शेड्यूल ही ऐसा बना हुआ है। ठीक है, आप अच्छी लिसनर है, थैंक्स वंस अगेन। जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा ऑडिटर भी होता है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ऑडिटर, यू मस्ट बिकम गुड लिसनर। अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला होता है। ठीक है, खोज बी एस वाकड़कर ने की। ये खोज किसने की? बी एस वाकड़कर ने की। क्या खास है यहां पर? 29
तांबे के कंगन मिलते हैं, तांबे के कंगन मिले, तांबे की कुल्हाड़ी भी तो कई जगह से मिलेगी, कुल्हाड़ी कोई बहुत विशेष स्पेशल नहीं। घोड़े के साक्ष्य मिले, चलिए। फिर जगह है मालवा। मध्य प्रदेश में एक संस्कृति और है मालवा, मालवा संस्कृति। अगर आप मालवा संस्कृति देखोगे तो मालवा संस्कृति में कौन कौन सी जगह आती हैं, तो मालवा संस्कृति में एक जगह आती ऐरन, नागदा, नवदा टोली, त्रिपुरी। ये वो जगह है जो मालवा संस्कृति में आती है। बारह मिहिर का जन्म अभिषेक यादव यही हुआ था, बिल्कुल ठीक कर क्या क्लियर है? बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक यादव, बारह मिहिर का जन्म कायथा में हुआ था। हरिओम द्विवेदी, आप कह रहे हैं कि अगर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ताम्र पाषाण के लोग घोड़े का प्रयोग करते थे। अगर मैं बोलूं कि घोड़े की हड्डियां हड़प्पा के सुर कोटड़ा से मिली हैं, क्या हड़प्पा के लोग घोड़े का प्रयोग करते थे? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। मालवा संस्कृति स्थल कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा और प्रमुख स्थल है नवदा टोली, नागदा, ऐरण, त्रिपुरी। ये इस समय के काल के सबसे प्रमुख स्थल। ठीक है, यहां से लाल लाल रंग के चमकदार मृद भांड मिले। क्या खास है भाई ये मृद भांड मिले? तो कोई बड़ी बात है क्या मृद भांड मिले? ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता सबसे सर्वोत्तम मृद भांड, सबसे बेस्ट मिट्टी के बर्तन कौन से हैं? यही मालवा संस्कृति के बर्तन मिट्टी के सबसे अच्छे बर्तन। हरिओम, क्लियर है आपको जो मैंने पूछा है?
हरिओम क्लियर है? चमकदार मतलब पॉलिश किए हुए। चमकदार तो कुछ चमकाया जाता, पॉलिश करना, घिसना। भाई धूल लग जाती ना किसी, अपन बोलते घिस दो बड़ी चमक आ जाएगी। पॉलिश्ड। चलिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो संस्कृति मिली है उसके जोरवे संस्कृति कहते हैं। जोरवे। ऐसे तो बहुत सारी जगह मिली है, ऐसी तो बहुत सारी जगह मिली है, पर इसमें से सबसे अच्छी बेहतर जगह जोरवे है। इसलिए इस संस्कृति को हम जोरवे संस्कृति के नाम से जान लेते हैं। जोरवे संस्कृति कहां मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। जोरवे कहां पर है? जोरवे कहां है? रहने दो, मत लिखो, महाराष्ट्र काफी इसके लिए। मुख्य स्थल कौन कौन से? इस संस्कृति के मुख्य स्थल जोरवे। ये तो खुद जोरवे हो गया। इनाम गांव, दायमाबाद, कौन गांव आदि, ये सब कहलाते हैं चोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल। चोरवे क्या है? अब भाई अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो थी वो पूरी तरह ग्रामीण थी, तो जोरवे भी क्या होगी? जोरवे ग्रामीण सभ्यता है। जोरवे कोई अलग से थोड़ा जाएगी, पर यहां एक समस्या है, सभ्यता है, अपवाद आ गया यहां पर। इस सभ्यता में एक अपवाद आ गया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पूरी सभ्यता ग्रामीण है, पर यहां पर दायमाबाद और इनाम गांव शहरी है। शहरीकरण की ओर पहुंचे, ये शहरों की तरफ पहुंच गए, शहर बनने की तरफ पहुंच गए। बाकी पूरी जोरवे के हर स्थल ग्रामीण है, परंतु दो जगह शहरी के नाम पर। जो दैमाबाद है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद जो है सिंधु घाटी का भी स्थल है। अभी आपसे पूछा था मिस चौधरी ने, नाम मैं क्यों भूल रहा हूं, मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी ने पूछा था अभी कि क्या दोनों लोग मिले थे कि नहीं मिले थे आपस में एक दूसरे से। तो देखिए मोनिका, ये मिल गए हैं। ये वही दैमाबाद है जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, पर यही दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता में भी बदल जाता। इसलिए वही लोग ने अपने आप का उन्नति विकास कर लिया, अपने आप को व्यापारिक सभ्यता और एक शहरी सभ्यता में बदल दिया, तो दैमाबाद का स्थल हड़प्पा का भी हिस्सा बन गया। क्लियर है मोनिका? दैमाबाद। यहां से एक तांबे की बैलगाड़ी मिली, तांबे की गाड़ी मिली है, जिसमें बैल है और एक पुरुष चला रहा है। तांबे की गाड़ी शब्द गलत, तांबे की खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी, पूरी गाड़ी नहीं मिली है, खिलौना गाड़ी जैसी का। समझ में आ रहा है? इनाम गांव, इनाम गांव गोलाकार आवास, चूल्हे भी मिले हैं।
चलिए सर, एक पुरुष और आगे क्या लिखा है? एक पुरुष चला रहा है। अरे नहीं, रुकिए भाई, समीक्षा समीक्षा कर लीजिए। तुषार लिखा है एक पुरुष चला रहा है। एक पुरुष चला रहा है। भाई मैं साइड इसलिए हो जाता हूं, आप बोलोगे साइड हो जाता हूं, मैं पहले ही साइड हो जाता हूं। चलिए ठीक है। ये देखिए, यहां पर अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा इलाका चोरवे का है। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये पूरा इलाका जोरवे का है, जोरवे संस्कृति। यहां है गोदावरी और यहां है भीमा, या कृष्णा भी यहां पर है। इन बीच में फैला हुआ इलाका जोरवे संस्कृति का है, जहां पर अपन गांव, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, सोन गांव सब मिल रहा है। ये इलाका कहलाता है सावलदा, सावलदा संस्कृति। हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में 2 जगह मिलती हैं जहां ताम्र पाषाणिक मिलती। सर अब सर जो चीजें मिली हैं वो नष्ट क्यों नहीं हुई इतने? अरे भाई, मिट्टी के अंदर दबी रही मोनिका, इसलिए नष्ट नहीं हुई। ये सारे शहर ग्रामीण थे हरिओम। जो अपवाद था मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है मोनिका, इसके लिए थोड़ा सा देखें कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुदाई कैसे करता है। बहुत ही बारीक बारीक होता है, और जो चीजें मिट्टी के अंदर दफन हो जाती है वो ज्यों की त्यों पड़ी रहती। आज आप कोई चीज गड़ा दीजिए मिट्टी की, 10 साल बाद खोदेगी, मिलेगी आपको। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 2 जगह हैं। शुरुआत में ही लिखा है सावलदा और जोरवे। नहीं भरोसा तो एक बार देखिए, हमने शुरुआत की थी तो हमने लिखा था, ये देखिए, महाराष्ट्र में जोरवे और सावलदा। अब उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जोरवे और सावलदा, ये वही बात चल रही है। ठीक है हरिओम, मोनिका क्लियर है? हरिओम। तैमाबाद और इनाम गांव नगरी की तरफ बढ़े, बाकी सब कायथा, मालवा सब गांव वाली है। चलिए महाराष्ट्र, सावलदा, सावलदा तापी नदी घाटी में है। इसकी पहचान चाक बने, चॉकलेट रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। चॉकलेट रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कहां कहां मिला है? किसकी बात कर रहे हैं? ताम्र पाषाणिक की बात कर रहे हैं। ताम्र पाषाण काल में पूर्वी भारत में कहां कहां मिला है। ये थोड़ा कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं।
बिहार, बिहार भी पूरी भारत में है। यहाँ मिला है चिरांद, तेनुवार, चिरांद, तेनुआर, तारा भी है आदि की जगह। पश्चिम बंगाल, पांडुआ, जगह के नाम है सब। पांडुआ, राजार, डीवी, एक ही जगह का नाम है। पांडुआ, राजार, डीवी एक ही जगह का नाम है। एवं महिषदल। नवनीत ठीक चल रहा है? आप बोल रहे थे ना, साथ साथ लिखते, ठीक लग रहा है आपको नवनीत? हाँ, चॉकलेट कलर के, अरे भाई चॉकलेट आने के बाद थोड़ी ना चॉकलेट कलर आया है, चॉकलेट तो कलर पहले से था, चॉकलेट बाद में आई है। चॉकलेट कैसी आई है, लिखा रहता कि चॉकलेट प्रोटीन वाली है, एनर्जी वाली, उसके अंदर भरी शक्कर रहती, प्रोटीन रहता 4-5%। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। थैंक्स नवनीत फॉर योर सजेशन, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद है नवनीत। बाकी लोग कैसा लग रहा है वो भी बताएं। भूरा रंग क्या होता है? भूरा रंग, हाँ होता है भूरा रंग, चॉकलेट को ही अच्छा भूरा कहते हैं, ऐसा कुछ है भाई, मुझे रंग का ज्यादा ज्ञान नहीं है। चलिए, गुजरात, गुजरात में दो जगह मिलती है, रंगपुर और प्रभास पाटन, लिखा था पहले हमने प्रभास। ठीक है, तो जो रंगपुर है वो महत्वपूर्ण है, रंगपुर। जैसे कि मोनिका ने बोला था कि कौन सा स्थल है, तो ये भी वो स्थल है जो ताम्र पाषाण का है, बाद में हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा भी बना। ठीक है, यहां से चावल एवं जौ के अवशेष मिलते, इतना लिख लीजिए। प्रभास से स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण भी मिला है। ठीक है, थैंक्स फॉर आपके जो क्या बोलते हैं उत्साह वर्धन के लिए आपका आभार। चलिए आगे चलते हैं। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जगह कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में जाएंगे ब्रह्मगिरी, अच्छी जगह ब्रह्मगिरी। यहां पर आपको मेगा लिथिक स्मारक मिलेंगे ब्रह्मगिरी। हल्लूर, एक जगह है हल्लूर, अगर आप हल्लूर जाते हैं तो कुछ खास नहीं है, तो जगह का नाम है, नोट कर लीजिए, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। संगन कल्लू, संगन कल्लू, संगन कल्लू। अगर आप संगन कल्लू जाते हैं तो हड्डी के बाण
के बाण मिलते। अगर आप कर्नाटक के मस्की जाते हैं तो गुफा चित्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुफा चित्र मिलते हैं। और अगर आप कर्नाटक के पिकली हल जाते हैं तो भी आपको गुफा चित्र मिलते। लिख लीजिए इसको। मेरे को ऐसे बनाना था, वो कर्नाटक ऐसे गलत बना। आप डांटते नहीं हैं? अच्छा, क्या करेंगे डांट के? इतने बच्चे थोड़ी ना आप लोग डांटे। क्या है? बड़े वो समझदार हो, डांटने की जरूरत क्या है? भाई इंसान तो वो है जो खुद की गलती से खुद को ही एहसास हो जाए। उसे अगर एहसास कराना पड़ा तो पशु हो गया ना। अगर किसी को किसी की गलती का एहसास, अगर वो समझदार है, बुद्धिमान है, समझ रहा है, तो दूसरा आपको बता दे, आपका अंदर का मन सब जानता है कि आप गलत कर रहे हो कि सही। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 3 दिन के लिए घूमने चले जाइए, आपका अंदर का मन, अगर आप अच्छे व्यक्ति हो ना, बेचैन हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया यार, ये 3 दिन बर्बाद कर। ठीक है। और दूसरा, बुरा तो नहीं मानेंगे आप, बचपन से माता पिता सिखा रहे हैं, डांट रहे हैं, कई बार मार भी रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम गलतियां रिपीट कर रहे हैं आज भी। टीचर के डांटने से आप सुधरने वाले नहीं। वो आपके एटीट्यूड का पार्ट होगी, वो आपके जीवन जीने का एक तरीका आपने बना। आप डांट खाते हो, 2 कान होते हैं, एक कान से निकालते हो, एक कान से अलग कर। ठीक है। जो व्यक्ति माँ बाप की डांट से नहीं सुधरा, वो टीचर से नहीं सुधरा जब तक उसके अंदर का खुद का सेल्फ मोरल आगे ना ले जाए। इसलिए हम डांटेंगे भी ना तो आप, ये तो इंजेक्शन है दवा जैसा, 3 दिन असर करेगा, चौथे दिन खत्म। फिर आप बोलोगे सर एक बार और डांट दो, 4 दिन हो गए। चलिए खैर, ये प्रवचन चलते रहेंगे। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी, विशिष्ट मृदभांड थे, मात्र देवी और बृषभ की पूजा करती थी। इन मृदभांडों को, ये जो मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं ना श्रीमान, ये इनको फिनस्ट्रम कहते थे। फिनस्ट्रम, फिनस्ट्रम मृदभांड कहते। ये मृदभांड जो होते हैं पॉट हैं, इसके अंदर फ्लावर फंसा के सजाने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, शराब पीने के प्याले हैं या कुछ गर्म करके कुछ पीने की चीजें हैं ये मृदभांड। या कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनका सजावटी काम आता है। थैंक्स गौरव, थैंक्स गौरव राजपूत। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
संस्कृति सभ्यता में अंतर होता तुषार। वाह क्या बात लिखी निकिता यादव ने। हम लोग समझदार हो चुके इसलिए डांटते नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वो मिट्टी के घर हैं जहां पर वो निवास करते थे, जहां पर वो रहते थे, वो मिट्टी के घर मिलते हैं। ये चैप्टर हमारा ताम्रपाषाण का खत्म हो चुका। ठीक है। अरे वाह नवनीत, क्या लिखा है आपने, प्रफुल्लित शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो है, एक ऑफलाइन में मेरा स्टूडेंट था नवनीत, तो गोरखपुर का रहने वाला, लखनऊ में जब पढ़ा रहा था तब की बात है। मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था भी, तो नवनीत भी पढ़ता था, एक नवनीत नाम। काफी बच्चे हैं लखनऊ में, जो ईस्टर्न यूपी के काफी है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता। एक नई कहानी शुरू होती है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसने भारतीयों के मन में आत्मविश्वास और आत्म गौरव का भाव भर दिया। अंग्रेज जब भारत आए तो भारतीयों को असभ्य कहते थे, कमजोर कहते थे, मूर्ख कहते थे, बर्बर कहते थे, और ये कहते थे कि हम तुम्हें यहां सभ्यता सिखाने आए हैं। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 में मोहनजोदाड़ो, और वहां के नगर नियोजन जल निकासी प्रणाली जब देखी, तो पूरा यूरोप हतप्रभ रह गया कि ऐसी तकनीक तो आज के दौर में भी यूरोप में नहीं। जिन लोगों को हम गवार, असभ्य, मूर्ख समझ रहे हैं, उनकी तकनीक, उनकी नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, सड़कों का समकोण पर काटना अद्भुत है। वैसी विकसित सभ्यता तो हमारे यहां भी नहीं। वैसी विकसित सभ्यता तो हमारे यहां भी नहीं है। और जब हम भारतीयों ने देखा तो हम भी समझ गए कि हम क्या थे और आज क्या हो गए। इस गुलामी के दौर में हम किस तरह विघटित हो गए, किस तरह हमने अपनी संस्कृति का विनाश कर दिया, और आने वाली पीढ़ियों को हम वो संस्कृति भी ट्रांसफर नहीं कर पाए, वो उन्हें दे नहीं पाए, जिसका खामियाजा आज हमें गुलामी के रूप में भुगत। अगर ये संस्कृति निरंतर सतत रूप से चलती होती तो शायद कुछ परिस्थितियां होती। लेकिन ध्यान रखना, सभ्यताएं नष्ट होती हैं, संस्कृति नहीं। सभ्यताएं नष्ट होती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता को आप छू सकते हैं, भवन को, बिल्डिंग को, बर्तन को छू सकते हैं, उसकी आत्मा को नहीं छू। संस्कृति एक विचार होता है, संस्कृति एक परंपरा होती है, संस्कृति लोक रंग, लोक आस्था में घुली होती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भले ही नष्ट हो गई हो, सिंधु घाटी सभ्यता भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन उसकी परंपराएं आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। पशुपतिनाथ की पूजा, शिव की पूजा, जल पूजा, बैल की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, स्वास्तिक का प्रयोग, ये आज भी हजारों वर्षों से सतत रूप से चला आ रहा है। हालांकि गुलामी ने हमारे अंदर के आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था, लेकिन इस सभ्यता की खोज ने वो ताकत हमें बढ़ा दी, जिससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिल गई, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो, और अब हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का साहस पैदा, अपने भीतर आत्मविश्वास से भर गए। क्योंकि ये सभ्यता इतने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैली हुई सभ्यता है। इतने बड़े क्षेत्र में फैलने के बाद भी ये सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैलने के बाद भी, ये सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, एक रूपता है। जो डिजाइन घर बनाने की गुजरात में है, वही कश्मीर में है, वही यूपी में है, तो वही पाकिस्तान में। मतलब कहीं ना कहीं
इस सभ्यता की एक रूपता ने हमें और प्रभावित, एक जैसे घर, एक जैसे नगर नियोजन, एक जैसे बर्तन, यहां तक कि नाप तक करने के माप तौल के बाट भी एक जैसे, नाप करने का स्केल भी एक जैसा था, मूर्ति बनाने की कला भी एक जैसी थी। अद्भुत। आज हम एक उत्तर प्रदेश में 4 जगह जाएंगे, 4 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी, पर पूरे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो आज के भारत का 1/3 था, एक जैसा। तो ये अद्भुत परंपरा है। इस अद्भुत परंपरा को हम देखेंगे कि ये परंपरा क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और कल से हम पढ़ेंगे ये हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि अभी आपका टाइम 3:30 से 5 o'clock है। नेक्स्ट वीक से शायद वो 2 घंटे का हो जाएगा। अभी बंद था, मतलब 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा, उसके बाद 2 घंटे का हो जाएगा। हम बिल्कुल चर्चा करेंगे राकेश, बड़ा दुख लगता है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी फिर भी वो नष्ट हो गई। मैं एक लाइन बस बोल के क्लास खत्म कर दूंगा राकेश, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत, इतनी विकसित, इतनी शानदार सभ्यता नष्ट हो सकती है, तो आज हमें अपनी सभ्यता की किस बात पर घमंड है, ये भी नष्ट हो सकती। जो सभ्यताएं, जो संस्कृति प्रकृति और मानव के साथ जुड़ी नहीं होती ना, वो नष्ट हो जाती। जब तक प्रकृति और मानव के साथ आपका समन्वय नहीं है, सभ्यता की दीर्घ जीविता, लंबी उम्र नहीं होती। आज हम सोशल मीडिया के वर्चुअल दौर पर जा रहे हैं। हम इंसान इंसान से जुड़े हैं, वर्चुअली, आभासी रूप से जुड़े, ना कि व्यक्तिगत स्तर पर हम किसी को जानते हैं, ना किसी के दुख के, ना किसी के दर्द को जानते, ना किसी की तकलीफ को जानते हैं, ना आज हमारे पास एक ऐसा कंधा है जिसको हम पकड़कर अपना दुख व्यक्त करें। अगर हम अपना एक स्टेटस लगा लें तो हजारों लोग पूछेंगे एसएमएस करके, पर कोई करीब नहीं होगा जो बोले क्या हुआ मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं हमें मानव को मानव से जोड़ना होगा, प्रकृति आधारित, प्रकृति अनुकूल परंपरा बनानी पड़ेगी, तब हमारी सभ्यता ज्यादा लंबे समय चलेगी। अन्यथा हम भी सिंधु की तरह तार तार हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसके बारे में कल चर्चा करते हैं अंजू कुमारी, लंबी कहानी शुरू कैसे हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लियर। इस क्लास के साथ हम कल शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को।